नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हो सभी को सभी उस टाइम की नमस्कार। देखिए, अभी तक हम ये सीरीज़ जो लाए थे, ये सीरीज़ अभी हम लाइव क्लास में लेके आते हैं, लेकिन शेड्यूल इतना बिजी चल रहा है कि लाइव क्लास लाना पॉसिबल नहीं हो रहा, उसके लिए टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हम लोग। तो अब क्या करेंगे, ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं, साथ में इसको लेके चलेंगे रेगुलर, जो भी 10-10, 15-15 वर्ड जो भी होंगे तो। लेकिन इसको किसी भी टाइम हम लोग कवर कर लेंगे, किसी भी टाइम इसको शूट कर लेंगे और उसके बाद में इससे शाम तक इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब के ऊपर। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ, इससे जो पहले वर्ड्स हैं, हम बुक ले रहे हैं एसपी बख्शी। एसपी बख्शी बुक के ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स जो भी हैं या फ्रेजेस जो भी हैं, वो जितने भी उसके होमोफोन्स होमोनिम्स हैं, उसकी जो भी वोकैब है, वो एक सीरीज़ के हिसाब से हम लोग उठा के चल रहे हैं। फिलहाल अभी जो वर्ड्स चल रहे हैं, ये चल रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, सॉरी ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और बी वर्ड के 1st to 10th में लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। ए के जितने भी वर्ड्स उसमें हैं, ए से रिलेटेड जितने भी इडियम्स हैं, वो भी मैं लास्ट क्लास में उसमें करा चुका हूँ। वो तो वहाँ से आप चेक कर लीजिए, उसे याद कर लीजिए। लेकिन आज चेक करते हैं 11th से आगे। और आज जो हम वर्ड्स डिस्कस करेंगे, ये बी के वर्ड्स हैं, इसमें बी से रिलेटेड इडियम्स आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं इसमें। कुछ तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ के पीछे बड़ी हिस्ट्री काम करती है, कुछ का ओरिजिन आपको समझना पड़ेगा। और इडियम्स बहुत आसानी से याद होने वाला कंटेंट है। आप इसे एक बार पढ़ लोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे, 2-3 बार भी पढ़ लोगे ना आप इसको ढंग से, तो फिर आप इसको कभी नहीं भूलते हो। तो ठीक है, जल्दी से स्टार्ट कीजिए। छोटी सी वीडियो है, छोटी सी क्लास है, लेकिन जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो इसे रेगुलर याद करें, क्लास में इसे रेगुलर सुनाएं। कल आने वाली क्लास में रेगुलर सुनूंगा भी, लेकिन कल तो इन्हीं वर्ड्स को मैं सुनने वाला हूँ। ठीक है, देखिए पॉइंट को। पहला इडियम है बीट ब्लैक एंड ब्लू। इसमें कई बार क्या होता है, बीट वर्ड यूज हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। हो सकता है बीट ब्लैक एंड ब्लू आए, हो सकता है डायरेक्ट ब्लैक एंड ब्लू का मीनिंग पूछ ले। तो इसको समझिए, ये एक सिस्टम है छोटा सा। जैसे मान लो आपने किसी को पीटा और उसके मुंह पे लात, मुक्के, डंडे आपने खूब पीटा, तसल्ली से पीटा आपने किसी आदमी को, तो जहां उसको बहुत तकड़ा पंच पड़ेगा, वहां पे वो कुछ टाइम के लिए तो रेड हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो वहां से ब्लैक हो जाएगा, फिर वो नीला पड़ जाता है। तो वहीं से एक इडियम बना है बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि किसी आदमी को बुरी तरह से पीटना, बेरहमी से पीटना। कहते हैं उसको मतलब लाल पीला कर दिया, पीट पीट के सुझा दिया भाई साहब आदमी, वो था बीट ब्लैक एंड ब्लू। यानी कि टू बीट मर्सीलेसली, बिल्कुल निर्दयी होकर किसी को पीटना होता, बीट ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट आइए, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश होता है, इसके कई फैक्टर्स होते हैं, इसको समझिएगा। बुश झाड़ियों को भी बोलते हैं। बुश एक बैरिंग टाइप का भी गोल पहिया सा होता है, जो किसी आपने देखा होगा पंखे में लगता है, फैन होता है, कहते हैं फैन में बुश खराब हो गया। तो बुश एक पर्टिकुलर एक राउंड स्ट्रक्चर भी होता है जिसमें बैरिंग्स वगैरह होते हैं, और वो आपके किसी मोटर को उसके चारों तरफ घुमा देता है। ये कोई इलेक्ट्रीशियन होंगे वो आपको ऐसा नहीं समझा देंगे बुश क्या होता है, बुश और बैरिंग आपने सुने होंगे। तो जब किसी भी पंखे को आपने देखा होगा, तो पंखे में बुश फिट किया जाता है। तो बुश को फिट करने के लिए उस पर डायरेक्ट नहीं मारा जाता, थोड़ा उसके आसपास छोटे छोटे हिट किए जाते हैं, ताकि क्योंकि उसका जो स्लॉट बना हुआ है उसमें बैरिंग को, बुश को फिट करने के लिए एकदम हथौड़ा नहीं मारते, बल्कि उसके आसपास हल्के हल्के हथौड़े, हल्के हल्की चोट मारते चले जाते हैं और वो उसमें सेट हो जाता है, वरना बुश टूट जाएगा। तो वहाँ से भी इसका मीनिंग निकल जाता है। कुछ बुश का मीनिंग आप इसे याद कर सकते हैं। बीट का मतलब होता है पीटना, और अबाउट जहाँ भी आता है, अबाउट का मतलब होता है आसपास। ये प्रीपोजिशन समझ के चलिएगा। बेसिकली जहां भी अबाउट प्रीपोजिशन होता है उसका मतलब आसपास होता है। ये वैसे होश में लाने की सेंस अलग हो जाती है, कई मीनिंग इसके निकल के आते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, बीट होता है पीटना, चोट मारना, अबाउट मीन्स आसपास चोट मारना, किसके, बुश के। तो बुश पे डायरेक्ट चोट नहीं मार रहे हैं, बल्कि उसके आसपास चारों तरफ चोट मार रहे हैं, उसे बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। यानी कि जब आप घुमा फिरा के बात करते हैं, सीधी जगह हिट नहीं करते हैं, सीधा हिट नहीं कर रहे हैं, सीधी चोट नहीं मार रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, आसपास हिट कर रहे हैं, उस चीज को बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। यानी कि टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के बात करना, घुमा फिरा के काम करना, या सीधे मुद्दे की बात ना करना। इसका मतलब है सीधी बात ना करना, सीधा हिट ना करना, यानी कि घुमा फिरा के जब आप बात करते हो उसे बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट देखिए, बीट द एयर। अच्छा, एयर होती है हवा, आप जानते हैं एयर हवा को बोलते हैं, और बीट होता है पीटना। एक आदमी हवा को पीट रहा है, वहीं से मीनिंग निकाल लीजिए इडियम का। अब हवा पीटेगी क्या? हवा तो कोई एक सॉलिड सब्सटेंस तो होता नहीं कि आप उसे पीट दोगे। हवा में तीर चला दिया, हवा में गोली मार दी, सबके इडियम अलग है। वैसे हवा में तीर चलाने का मीनिंग अलग होता है, लेकिन होता है हवा पीटना। हवा पीटना का मतलब है कुछ भी नहीं है,
बस थके जा रहा है, बिना मतलब लात मुक्के बजाया जा रहा है, वो होता है मेक यूजलेस एफर्ट्स, मतलब फिजूल में अपनी एनर्जी खराब करना, बेकार की चीज़ों में ध्यान लगाना, या एक ऐसा काम करना जो कि अनप्रॉफिटेबल है, टू डू समथिंग अनप्रॉफिटेबल, जो भी बिल्कुल अनप्रॉफिटेबल चीज़ है उसको करना, या यूजलेस एफर्ट्स करना, बीट द एयर, हवा पीट रहा है बैठा हुआ, कोई है नहीं, बस बिना मतलब तलवार छुरे चला रहा है। एक देखो बिल्ड कैसल्स इन द एयर, अब देखो कैसल्स होते हैं किला, उस बंदे ने किला तो बना लिया, बिल्ड कैसल होता है किला बना लेना, किला बना, लेकिन कहाँ बनाया, हवा में, मतलब उसका महल तो है लेकिन हवा में, उसकी जॉब तो लग गई लेकिन हवा में जॉब लग गई। हवा हवा होता है, एक बंदा होता है वो हवा में जीता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ख्वाब देख रखे हैं बड़े बड़े, BMW लूँगा मैं, मर्सिडीज़ खरीदूंगा मैं, ये करूँगा मैं, घर बनाऊँगा, मेरा 10 बीघे का भाई साहब फार्म हाउस बनेगा जिसमें घर ही घर होगा, और 50 बीघे मेरी ज़मीन इधर पड़ी रहेगी और 150 बीघे उधर रहेगी, कहाँ है, हवा है। जो एक ऐसा एक्ट जो आप करते हैं बस कल्पनाओं में करते हैं, हवाबाजी जिसे आपने सुना होगा, वही होता है बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवाबाजी, आप इसे समझ लीजिए, हवाबाजी, हवाबाजी, हवाबाजी को ही बिल्ड कैसल्स इन द एयर बोलते हैं। टू मेक विजनरी स्कीम्स, कि मैं बहुत बड़ा एथलीट बनूंगा, मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, ये सब हवा है, तो हवाबाजी को बोलते हैं बिल्ड कैसल्स इन द एयर। समझ गए होंगे इसका मीनिंग आप लोग। नेक्स्ट आइए, ब्रेक द आइस। अच्छा, एक समझ लीजिए इस चीज को, ये जो आइस वर्ड होता है ना, आइस का मतलब होता है शांति, ठंड, या फिर चुप्पी, ये सब आइस होता है। कहते हैं ठंड रख ठंड, वो भी आइसी का सेंस हो जाता है, शीतलता भी आइस होती है। लेकिन आपने क्या किया, आइस का मतलब होता है चुप बैठे थे सब, ठंडे बैठे थे सब, कहते हैं ठंडे पड़े थे सारे सारे, कोई बोल भी नहीं रहा था, सब के सब शांत थे, और आपने वो शांति भंग कर दी। ब्रेक आइस का मतलब होता है शांति भंग कर देना। और शांति भंग कैसे होती है, सब लोग शांत बैठे, आपने शांति भंग कर दी, यानी कि आप पहली बार बोले। जब पूरा भीड़ बैठी हुई है तो ब्रेक द आइस का मतलब सब चुप बैठे हैं, एक बंदा नहीं बोल रहा, फिर एक ने बोला कि चलो जी कुछ तो बात कर लो, बताओ जी हम सब यहाँ पे किस लिए आए हैं, वो होता है ब्रेक द आइस, यानी कि टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस। जब सब चुप बैठे हैं और आपने वहाँ की आइसी जो थी, जो आइस था, जो ठंड थी, शांति थी, उसको आपने भंग कर दिया, वो है टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस। नेक्स्ट आइए, ब्रिंग टू बुक। ये बहुत से इडियम्स होते हैं इस तरह के, कॉल टू अकाउंट भी इसी का मीनिंग होता है, टेक टू टास्क भी ये होता है, और ब्रिंग टू बुक भी होता है। तीनों इडियम याद रख लीजिएगा, ब्रिंग टू बुक, कॉल टू अकाउंट, टेक टू टास्क, और इसको समझना बड़ा आसान है। देखो, बुक का मतलब यहां पे हिस्ट्री से लिया गया है, संविधान से या राजा की किताब से। पुराने ज़माने में राजा जब भी बनते थे, राजा अपने नियम कानून लिखवाया करते थे कि इस अपराध की क्या सज़ा है, इस अपराध पे कितना उसको जेल में जाना है, कितने दिन उसको कैद में रखेंगे, या कितने हाथियों के नीचे कुचलवा देंगे, कुत्तों से पड़वा देंगे उस आदमी को। वो किताब में सब गुनाहों की सब सज़ा लिखी हुई होती थी। तो आपके साथ मान लो किसी ने कोई भी गलती कर दी, तो वो क्या करते थे, राजा के दरबार में आते, तो राजा का दरबारी जो था वो बुलावा लगाता था कि हाँ जी इनका ये केस है, इस आदमी ने इसके साथ चोरी कर ली, ठीक है ना। तो राजा बैठता था और राजा की किताब लेके बैठता था वहाँ पर एक बंदा, ठीक है, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो राजा की किताब होती थी, उसका मतलब राजा का कानून है, तो वो रोज़ रोज़ तो याद करेगा नहीं, तो उसने 1000-2000 पन्नों पे कानून लिखवा दिया पहले ही। तो जैसे ही केस आया, वो केस बंदा बैठ के पढ़ के सुनाएगा, हाँ जी इस केस की सज़ा ये लिखी हुई है हमारी किताब के अंदर। तो वो है ब्रिंग टू बुक। इसका मतलब आप जो भी काम करोगे मैं आपको दरबार में खींच के ले जाऊंगा, और वहाँ उस किताब के हिसाब से आपके ऊपर पनिशमेंट हो जाएगा। उसको कहते हैं टू पनिश। जब तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, उसे बोलता है ब्रिंग टू बुक, यानी कि किसी को सजा दिलवाना, सजा दिलवाना। यही टेक टू टास्क होता है। टास्क मीन्स कार्य, टास्क का मतलब होता है कार्य। अब एक बंदा काम नहीं कर रहा, पापा ने कहा एक गिलास पानी लिया, बंदा उठा नहीं, पापा ने 2 थप्पड़ मारे और तुरंत बंदा पानी लेके आ गया, ये टेक टू टास्क। काम पे लगा देना, किसी आदमी को धमका के काम पे लगा देना, वो होता है टेक टू टास्क। या कॉल टू अकाउंट, टेक टू टास्क और ब्रिंग टू बुक सेम मीनिंग देते हैं, याद रखना इन तीनों वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीद वंस लास्ट। देखो, ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना, ब्रीद मीन्स सांस लेना, और लास्ट तो तुम्हें पता ही है,
आखिरी सांस लेना यानी कि मर जाना, बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसका मीनिंग तो निकाल लोगे आप। ब्रीद वंस लास्ट का मतलब होता है मर जाना यानी कि प्राण त्याग देना। कॉमन वर्ड है, इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड को समझिए, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। देखो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप एक क्लर्क के पास गए, यहाँ पे क्लर्क बैठा हुआ है, आप यहाँ पे गए, विंडो लगी हुई है, लाइन लगी पड़ी है दुनिया भर की, काम नहीं होगा, आप यहाँ लाइन पे लगे हुए फंस जाएंगे, आपके पास टाइम नहीं है, बड़े परेशान हो रहे हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक दलाल को पकड़ा, आपने कहा कि भाई मेरा साइन होना है इस कागज़ पे, इसको साइन करा दो। तो दलाल आपसे 100 रुपये लेगा और वो पिछले दरवाजे से जाएगा, इस क्लर्क से साइन करवाएगा और आके तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें दे देगा। यही होता है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, यानी कि पिछले दरवाजे से, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ होती हैं, और पिछली सीढ़ी से मतलब पिछले दरवाजे से आके प्रभाव में लाना। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस केवल पिछले दरवाजे से काम हो जाएगा, यानी कि बाय अनफेयर मीन्स, गलत तरीके से कोई काम करवाना होता है, असंवैधानिक तरीके से काम करवाना होता है, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। जब आप एक कार्य को गलत तरीके से कराते हैं, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट आइए, बर्ड्स आई व्यू। ये ईडियम जब बना था 16th सेंचुरी में, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था बर्ड्स आई व्यू का। क्या था कि जिस समय फ्लाइट बहुत कॉमन नहीं थी, उड़ना इतना आसान नहीं था, तो लोग जो ना धरती को, जमीन को देखने के लिए क्या करते थे, नज़ारे देखने के लिए पहाड़ के ऊपर जाया करते थे, बड़ी बड़ी चोटियों पर जाके बैठा करते थे और वहाँ से धरती को देखा करते थे, लोगों को देखते थे, वो इतने 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 से दिखते थे। या फिर धीरे धीरे जब जहाज़ में उड़ने लगे लोग, तो जहाज़ में उड़ के जब वो धरती को नीचे से देखते थे ना, लोगों को देखते थे, घर देखते थे, इतने इतने से घर दिखाई देते थे, यानी कि पक्षी की तरह ऊपर से देखना, वो होता है बर्ड्स आई व्यू। ये रिलेट यहीं से हुआ है कि किसी ऊंचे स्थान पे जाके देखना, ऊंचे स्थान पे जाके जब नीचे झांक के देखते हैं, वो होता है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स चिड़िया जो होती है आसमान में उड़ती है और वो ऊपर से ज़मीन को देखती है, वो होता है बर्ड्स आई व्यू, यानी कि कंसाइज व्यू। कंसाइज व्यू यानी कि ऊपर से किसी को देखना। नेक्स्ट आइए, बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, अब समझो, देखिए ब्लू जो वर्ड होता है, ये वर्ड होता है राजसी, राजाओं से संबंधित वर्ड होता है ब्लू। जैसे ब्लू स्टॉकिंग एक वर्ड था, इसके साथ में आता था, ब्लू ब्लड आता है, ये राजवंश, राजसी को संबंधित करता है। और बॉल्ट होता है, आप समझिए, वैसे बोल्ट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। बोल्ट एक रेस भी होती है, छोटी रेस को भी बोल्ट बोला जाता है, या बोल्ट एक नट भी होता है जो पेंच हो जाता है, और बोल्ट एक ठोकर भी होती है, एक लोहे का छल्ला होता है जो आपको फेंक के मारता है, ठोकर जो मारता है वो भी बोल्ट होता है, चोट भी बोल्ट होती है। तो राजाओं से क्या हुआ, किसी चीज़ को बुलाया हुआ भेजते थे, राजाओं ने बुलावा भेजा, अब बंदा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो दरवाज़ा खटखटाया और दरवाजे पे जो ना जो कुंडी टंगी होती थी उस पर वो लोहे की छड़ मारते थे, वो बोल्ट होता था उसके ऊपर लोहे का, उसे ही बोलते थे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। या ऐसी भी चीज़ें होती हैं, आसमान को भी आप मान सकते हैं, क्योंकि ईडियम का कोई पर्टिकुलर उसका ऐसा ओरिजिन नहीं है कि कहाँ से ईडियम उठाया गया, लेकिन इसका एक मीनिंग, राजा जब किसी को बुलाने के लिए भेजता था और वो बंदा नहीं आया तो उसको कोड़ियों से पीटते, उसे डंडों से पीटते हुए लाते थे, वो भी बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था। यह एक हो सकता है, ब्लू का मतलब यहाँ पे आसमान भी हो सकता है, और आसमान से जो पत्थर पड़ रहे हैं, मतलब बड़े बड़े मतलब ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू वहाँ से ही मतलब समझ सकते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है जब जिस चीज़ की आपने उम्मीद नहीं की, ठीक है ना, और वो चीज़ आप पर पड़ने लगे, आकस्मिक विपदा, कि आप सड़क पे जा रहे थे, आसमान से ओले टपकने लगे, वो कहाँ जाओगे, वो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है। पहले घर इतने होते नहीं थे कि अब तो कहीं भी खड़े हो जाओगे, पुल के नीचे खड़े हो जाओगे, पहले इतने कहाँ थे। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब आसमान से ओले पड़ने लगे, बचोगे कहाँ। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है आकस्मिक विपदा, मतलब एक ऐसी विपदा जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं था, ये विपदा होती है आकस्मिक विपदा। ये ध्यान रखिएगा इसमें, आकस्मिक विपदा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बर्न द बोट्स। इसके पीछे एक हिस्ट्री है। अब हिस्ट्रिकल नाम बड़े अजीब से हैं इसमें। ये क्या था कि मतलब ब्राज़ील में, अब सेल्ट्स तो नहीं, सर्टोस कुछ नाम था, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है नाम उसका। वो एक राजा था और वो वहाँ पे अटैक करने के लिए गया। कई हिस्ट्री काम करती है इसके पीछे, मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। ब्राज़ील पहुँचा और समुद्र के रास्ते से पहुँचे और उसे वो जगह वहाँ पे कैद करनी थी, वहाँ पे रहना था, यही पॉइंट थे। लेकिन राजा को, बड़े राजा का हुक्म आ रहा था वापस आओ। अब बंदा वापस जाना नहीं चाह रहा था, तो उसने क्या किया, अपने जहाज़ जला दिए,
कि जी मैं वापस नहीं आ सकता, मुझे ये जगह बढ़िया लग रही है, और उसने ये तो कह नहीं सकता मुझे जगह बढ़िया लग रही है, तो उसने कहा हमें यहाँ पे कैप्टिव कर लिया गया है, हमें यहाँ पे कैद कर लिया गया है और हमारे जहाज फूंक दिए, हम वापस नहीं आ सकते। एक तो कहानी ये भी है इसके पीछे। या सीधा सा पॉइंट आप याद रखिएगा इसमें कि आप मान लीजिए इस टापू पे यहाँ से समुद्र के रास्ते से एक पानी के रास्ते से गए नाव में बैठ के, और आपको यहाँ पे भूख लगी तो आपने क्या किया, नाव काट दी और मछलियाँ उबाल के खा ली, मछलियाँ भून के खा ली। तो ठीक है, मछली तो खा लिया आपने, पेट भर लिया, लेकिन वापस कैसे जाओगे, क्योंकि नाव तो आप जला चुके ना। तो बर्न वंस बोट्स का मतलब होता है कि एक जगह पे पहुँच के वापस जाने के रास्ते बंद कर देना। यानी आपने कोई काम तो किया लेकिन वापस जाने के आपने रास्ते बंद कर दिए, वो होता है बर्न द बोट्स, यानी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जब आप वापस जाने के, सुधरने के सब रास्ते बंद कर देते हैं। या और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपने एक मर्डर कर दिया, पुलिस आपको पकड़ने के लिए आई, तुमने पुलिस पे भी गोलियां बजा दी। जैसे विकास दुबे, पुलिस पकड़ने के लिए आई तो भाई साहब बंदे ने 7-8 पुलिस वाले ही मार डाले। ये है बर्न द बोट्स, अब नहीं बच सकता। मतलब वापस सुधरने के, वापस जाने के सब रास्ते बंद कर देना, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। नेक्स्ट आइए, बाय द बाय, इसको कॉमन वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं वैसे। कहते हैं ना बाय द बाय या बाय द वे, जैसे कहते हैं ना बाय द बाय तुम्हारा नाम क्या है, जैसे बाय द बाय व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है, वैसे तुम्हारी उम्र क्या है, जैसे कहते हैं वैसे, ये एक संबोधन होता है। वैसे आप रहते कहाँ हैं, तो वैसे मतलब बाय द बाय या बाय द वे, वो एक ही बात होती है, कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट है बी अप टू। बी का मतलब होता है होना, और अप मीन्स ऊपर, और टू मतलब इस लेवल तक। ये ध्यान रखिए, अप मीन्स ऊपर और टू मतलब ये। तो इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो एक इडियम बन के आता है बी अप टू। अब समझिए किस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। आपको बनना है इंस्पेक्टर या आपको बीट करना है सीजीएल, और सीजीएल का स्टैंडर्ड है ये, और आपके पास एक किताब है, आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे एक बुक है। अब आपको ये देखना है ये बुक उस स्टैंडर्ड तक जा रही है या यहीं पे आके इसका स्टैंडर्ड खत्म हो गया। जैसे एक टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो आपने ये देखना है कि टीचर उस स्टैंडर्ड तक आपको लेके जा रहा है या उसका स्टैंडर्ड यहीं आके खत्म हो गया। हालांकि जो स्टैंडर्ड यहीं खत्म हो जाएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि वो आप ही के लेवल का बंदा बात करेगा। एक ऐसी किताब जो आप ही के लेवल पर चल रही है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ये नहीं देखना कि आपके लेवल पे, आपको देखना उस लेवल तक है या नहीं है। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए टफ चीज़ें आएंगी, हार्ड एंड फास्ट रूल्स रेगुलेशंस आएंगे, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें आएंगी जो तुमने कभी पढ़ी नहीं होगी, तुम्हारा दिमाग घुमा के फेंक देंगी। तो वही चीज़ होता है बी अप टू। बी अप टू का मतलब होता है वो चीज़ उसके लिए सूटेबल है या नहीं है, या बी इक्वल टू या सूटेबल, यानी किस चीज़ के लिए सूटेबल होना बी अप टू होता है, जब किस चीज़ के लिए आप सूटेबल होते हैं। नेक्स्ट मीडियम देखिए, बेटेड ब्रीथ। देखो ब्रीथ का मतलब होता है सांस, ब्रीथ का मतलब सांस होता है, और बेट का मतलब होता है, हालांकि उसको पर्टिकुलर मीनिंग मिला नहीं मुझे, मैंने ढूंढने की कोशिश की बहुत ज़्यादा, लेकिन बेटेड ब्रीथ होता है जब आपकी सांसें अटकी पड़ी हो, मतलब सांसों को थपथपाना पड़ रहा हो, थपथपा के सांस आ रही हो, तुम्हें अटक गई है सांस आपकी, तो सांस अटकना होता है। जैसे एंजाइटी और एक्सपेक्टेंसी, जब उम्मीद होती है, जैसे आपके लास्ट बॉल का मैच चल रहा है, लास्ट बॉल बची हुई है, 3 रन चाहिए और लास्ट विकेट बचा हुआ है, लास्ट बॉल 3 रन लास्ट विकेट, तो क्या होता है सांसें अटक जाती हैं। तो सांस अटक जाना, परेशानी में फंस जाना या दुविधा की जो घड़ी होती है होता है बेटेड ब्रेथ। जैसे जिस समय आप अपना रिजल्ट आ चुका होता है आपका, और रिजल्ट के लिए आप कंप्यूटर पर बैठे होते हैं, बेटेड ब्रीथ होता है। बेटेड ब्रीथ का मतलब होता है सांसें अटक जाना। दूसरा आइडिया मारिए, मतलब बहुत ही उम्मीद लगा के बैठना या बहुत परेशानी में होना, बेटेड ब्रीथ होता है। नेक्स्ट आइए इडियम पे, और नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है बैंडी वर्ड्स। इसको आप समझिए थोड़ा सा क्या होता है। यहां अगर बैंडी वर्ड, बैंडी का मीनिंग समझ में आ गया तो वर्ड तो आप जानते हैं, वर्ड तो शब्द होता है। देखो बहुत पुरानी टाइम की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 15वीं शताब्दी के आसपास की, 15वीं 16वीं शताब्दी में क्या होता था कि आपने गोल्फ गेम देखा होगा, गोल्फ, उसमें एक बंदा गेंद इस पे रख देता है और एक आदमी बड़ी स्टिक से उस गेंद को मारता है। लेकिन ये धीरे धीरे वर्ड बदला, टेनिस में आ चुका। टेनिस में क्या होता है कि बैंडी जो बनता है ये एक बैंडी गेम से बना है। बैंडी गेम को याद रखिएगा आप, इसमें बैंडी गेम होता है जिसमें क्या करते हैं, एक गेंद को एक जगह से दूसरी जगह फेंका जाता है, और उतने ही आवेग से फेंका जाता है जितने आवेग से आपने उसे गेंद फेंकी, उतने ही आवेग से वो तुम्हें फेंक देगा। जैसे टेनिस में होता है, आपने गेंद फेंकी,
छोटी बॉल होती है, बॉल फेंकी, हिट किया, तुरंत बंदा उधर से हिट करेगा, वो उधर से हिट कर, जितनी स्पीड से यहाँ से जाएगी उतनी स्पीड से वहाँ से आ जाएगी। उसने आपको गेंद फेंकी, तुमने उसे गेंद फेंकी, तो ये बैंडी होता है। टेनिस में लोग बोलते हैं बैंडी 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 सर बैंडी प्लीज़ बैंडी सर। बैंडी का मतलब है गेंद फेंको, ये पॉइंट समझिएगा इसमें। तो बैंडी जो होता है, बैंडी का मतलब होता है गेंद को फेंकना। कहाँ फेंकना? जहाँ से आई है वहीं फेंक देना। कितनी स्पीड से? उतनी स्पीड से। उसने भी टेनिस का जो भी रैकेट पैकेट पता नहीं क्या होता है वो, बैट मान लो, उसने भी बैट से गेंद मार दी, तुमने भी बैट से गेंद मार दी। तो क्या होता है कि एक गेंद आई, आपने वो गेंद को बैट किया, ठीक है ना, उसने भी गेंद को बैट किया, तो जो पॉइंट होता है वो बैंडी होता है। और वहीं से वर्ड जलता है बैंडी वर्ड्स। इसने आपको कुछ कहा, तुरंत आपने भी इसको कुछ कहा। मतलब कि एक ऐसी भाषा, जैसी भाषा सामने वाले ने आपसे कही वैसी भाषा आपने कह दी। उसने गाली दी, आपने भी गाली दी, उसने पीटा, आपने भी पीटा। मुंह भाषा को बोलते हैं बैंडी वर्ड्स। जब शब्दों की गर्मजोशी होती है ना, मतलब इधर उधर से दोनों तरफ से गालियों की बौछार होती है, उसे बोलते हैं बैंडी वर्ड्स, यानी कि टू रैंगल या आर्ग्यू। रैंगल का मतलब होता है झगड़ा, ये झगड़ा होता है, टू रैंगल या आर्ग्यू, समझ जाएंगे। तो इन वर्ड्स को आप याद कीजिए, कल क्लास में सुनेंगे, और कल नई वीडियोस हम लेके आएंगे जिसमें हम 26 से वर्ड को उठाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।